जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कंप्यूटर साइंस के थर्ड वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस के कुल 20 क्वेश्चंस और उनसे पेरिफेरल जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए यूज़फुल है जिन्होंने आरआरबी की किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई किया है जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके लिए एक वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आरआरबी के जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो एलपी का एग्जाम हो या एनटीपीसी हो, जेई हो, ठीक है, आरपीएफ है, कि जितनी भी वैकेंसी है टेक्नीशियन में, तो खास करके जितनी भी वैकेंसी है उन सभी में कंप्यूटर से अगर क्वेश्चन आता है तो आप जरूर इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। चलिए सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, और बाकी जो वीडियोस पब्लिश हुए हैं हमारे चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे आप देख लें एक बार, और वहाँ से आप जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर व्हाट डज द टर्म वायरस मीन। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो पहली बात, वायरस का क्या अर्थ होता है, वायरस का फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए, वो उसी से ये क्वेश्चन है, और ये काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आता ही रहता है, तो इसके बारे में आप जानकारी रखेंगे। वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, नाम से आपको पता चल रहा है कि जो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या रिसोर्सेज हैं वो अंडर सीज, यानी अब वो किसी के कंट्रोल में आ गए हैं। ठीक है, वो डेटा आपका जो है आपके कंट्रोल से चला गया है, अब वो किसी और के कंट्रोल में आ गया है, यानी ये वायरस का फुल फॉर्म है। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है, इसका मतलब आपका रिसोर्स और आपका डेटा अब आपके कंट्रोल में नहीं है। तो देखिए, जो सब इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं, जो वायरस के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप उनको टैकल कर पाएंगे। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कॉल्ड द क्रीपर सिस्टम अपीयर्ड इन 1971। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला वायरस क्या था, कौन सा था, तो क्रीपर वायरस आप याद रख सकते हैं। 1971 में सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए लॉन्च किया गया था। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखिए पॉइंट तो आपका क्या है, द फर्स्ट वायरस फॉर एमएस डॉस। एमएस डॉस के बारे में आपको मैंने पुरानी वीडियोज़ में बताया हुआ है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। तो पहला जो वायरस था वो कौन सा था, ब्रेन। एमएस डॉस का जो के लिए जो सबसे पहला वायरस था वो कौन सा था, ब्रेन, आप याद में रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, द फर्स्ट वाइडली स्प्रेड वायरस, जो सबसे ज़्यादा फैला था व्यापक स्तर पे, वो कौन सा था, तो मॉरिस वायरस जो था सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पे फैला था। तो ये भी आप तीन फैक्ट आप वायरस से जुड़े हुए ध्यान रख सकते हैं। अब वायरस और मालवेयर में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो वायरस और मालवेयर थोड़ा ही अलग है, इसको ध्यान से समझते हैं एक बार। देखिए, मालवेयर जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं जितनी भी। मालवेयर यानी एक ब्रॉडर कैटेगरी है हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स की। ठीक है, इसके अंदर में आपका वायरस आता है। ठीक है, तो वायरस इज अ सब टाइप ऑफ मालवेयर। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं कि मालवेयर के अंदर में वायरस आता है, या और भी चीज़ें आती हैं जैसे कि वॉर्म्स आ गए, ट्रोजन्स आ गए, उनके बारे में कभी डिटेल्स में बात करेंगे। ये सारी क्या होती है, हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर को या आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकती है। तो वायरस के बारे में आप ध्यान रखें, अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। जबकि मेलवेयर के बारे में क्या याद रखेंगे कि एक ब्रॉडर कैटेगरी है जिसके अंदर में काफ़ी सारे हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जिसके एग्जांपल वायरस हो गए, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, ये सब हो गए। और कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखना चाहें तो आपका हो जाएगा यहाँ पर वानाक्राई रैंसमवेयर हो गया, आपका ज्यूस ट्रोजन हो गया। उसके बाद अगर वायरस की एग्जाम्पल देखें तो मॉरिस वॉर्म हो गया, आई लव यू वायरस हो गया। ये सारे वायरस हैं जो कि कॉमन है कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में कौन से टाइप का ट्रांसमिशन होता है। देखिए, डेटा ट्रांसफर होता है कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में, आप जानते ही हैं बिल्कुल। इसमें कौन से टाइप का ट्रांसमिशन होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। तो देखिए, आपके ऑप्शन है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, साथ में रिंग। तो रिंग को तो आप देखते ही हटा दीजिए, क्योंकि रिंग एक कम्युनिकेशन मीडियम नहीं है। रिंग जो आपकी एक टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी मतलब कंप्यूटर को नेटवर्क के अंदर में अरेंज करना होता है ना। जैसे कोई नेटवर्क है, मान लीजिए आप लैन नेटवर्क यूज़ करें, उसमें कंप्यूटर को आपको अरेंज करना है, तो कंप्यूटर के अरेंजमेंट का जो पैटर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। तो रिंग एक टोपोलॉजी है जिसमें हम कंप्यूटर को अरेंज करते हैं इस रिंग की फॉर्म में। ठीक है, जिसमें हर जो कंप्यूटर है वो एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड होता है, ठीक है, वायर के थ्रू। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये रिंग टोपोलॉजी है। ठीक है, रिंग और स्टार में भी काफ़ी लोग कनेक्ट होते हैं, स्टार में जबकि एक बीच में आपका राउटर लगा होता है और चारों तरफ से ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपके कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं। रिंग और स्टार में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए, अब रिंग तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अब सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, इसको एक बार समझते हैं। जो सिंप्लेक्स इसका सही आंसर है, क्यों, क्योंकि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन के अंदर में यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन होता है, यानी एक बार में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ आप डेटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कीबोर्ड से मॉनिटर के बीच में कौन सा टाइप का ट्रांसमिशन है, आपका सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन है, क्योंकि आप कीबोर्ड से मॉनिटर की तरफ डेटा भेज रहे हैं। मॉनिटर से कीबोर्ड की तरफ डेटा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये एक तरफ का ट्रांसमिशन है, यूनिडायरेक्शनल है। वहीं बात करें हाफ डुप्लेक्स की, तो इसमें दोनों तरफ से ट्रांसमिशन होता है। ए से बी के पास भी मैसेज आएगा और बी भी ए के पास मैसेज भेज सकता है। ए से बी के पास मैसेज गया और बी भी ए के पास मैसेज भेज सकता है। बट कैच ये है कि ये दोनों सेम टाइम पे नहीं होंगे, यानी साइमल्टेनियस नहीं होंगे। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो सिंप्लेक्स यानी यूनिडायरेक्शनल, ये सिर्फ ए बी के पास भेज सकता है या फिर सिर्फ बी ए के पास भेज सकता है। हाफ डुप्लेक्स ए भी बी के पास भेज सकता है और बी भी ए के पास भेज सकता है, बट सेम टाइम पे नहीं भेज सकते। और फुल डुप्लेक्स यानी दोनों भेज सकते हैं एक दूसरे के पास डेटा और सेम टाइम पर भेज सकते हैं। इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है वो फुल डुप्लेक्स होता है। तो क्वेश्चन आते हैं, आपको डिवाइसेस लिखाएंगे कि बताइए इसमें किस तरह का ट्रांसमिशन फॉलो हो रहा है। तो आप देखते ही पता कर पाएंगे। जैसे हाफ डुप्लेक्स है, इसका एग्जांपल है वॉकी टॉकी हो सकता है। वॉकी टॉकी में आपने देखा होगा कि जब भी कोई आदमी मैसेज सेंड करता है तो उसके बाद ओवर बोलता है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं बोल सकते। तो जैसे ही ओवर बोलता है तो सामने वाले को पता चलता है कि अच्छा मेरी टर्न आ गई, अब मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि दोनों इकट्ठे बोलेंगे तो उनकी बात सुनाई नहीं देगी। ठीक है,
और वहीं बात करें फुल डुप्लेक्स की, तो जो आम ज़िंदगी में हम टेलीफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं उसमें हम दोनों आदमी इकट्ठे बोल सकते हैं। जैसे कोई सामने वाला भी बोल रहा है और आप भी बोल रहे हो, तो दोनों इकट्ठे बोल सकते हैं एक साथ में, सेम टाइम पे आप बोल सकते हैं। तो ये आपका हो गया फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। तो इस तरीके से कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में यूनि डायरेक्शनल ट्रांसमिशन है, इसका सही आंसर सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप डाउन लैंग्वेज। ठीक है, टॉप डाउन लैंग्वेज क्या होता है? देखिए कंप्यूटर के अंदर में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं। तो अगर आप जो आपका मेजर प्रॉब्लम है उसको आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ऐसे फिर टॉप से बॉटम की तरफ आप अपना पाथ फॉलो करेंगे, यानी अप्रोच फॉलो करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उस तरह के जो अप्रोच होते हैं उसको टॉप डाउन लैंग्वेज अप्रोच बोलते हैं। यानी टॉप डाउन लैंग्वेजेस उसमें यूज़ होते हैं, जिसमें आप एक बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन फिर छोटे पार्ट्स को फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इस तरीके से आप सॉल्व करते जाते हैं। तो सही आंसर इसका सी होगा। सी प्लस प्लस भी होता तो भी आप कंफ्यूज नहीं होते। सी प्लस प्लस इस तरह के जो लैंग्वेज होते हैं ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं। वहीं बात करें जावा की, तो ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है, वहीं और फॉर्ट्रेन की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आता है एग्जाम में काफ़ी बार, तो फॉर्मूला ट्रांजिशन इसका फुल फॉर्म हुआ। कोबोल की बात करें तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन यूजिंग अ वेब सर्वर टू व्यू अ वेबसाइट और वेब कंटेंट द क्लाइंट सेंड्स। ठीक है, तो जब भी आप कोई वेब सर्वर पे कोई वेबसाइट की सर्च करते हैं तो जो वेब सर्वर है वो क्या भेजता है आपका, जो आपने जैसे मान लीजिए google.com सर्च किया है गूगल क्रोम पे। ठीक है, एक वेब सर्वर के ऊपर में आप किसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट डालते हैं तो क्या करते हैं हम, रिक्वेस्ट डालते थे। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, रिक्वेस्ट डालते हैं। तो फिर वो सर्वर के पास जाता है, सर्वर फिर रिक्वेस्ट को फेच करता है और फिर आपके बाद उसको डाटा आपको सामने में दिखता है डिस्प्ले पे। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर, क्लाइंट जो है वो क्या सेंड करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो सामने से हमको सर्वर रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कनेक्ट्स अ वेबसाइट नेम टू इट्स आईपी एड्रेस। ठीक है, इनमें से कौन सा एक जो वेबसाइट नेम को आईपी एड्रेस से कनेक्ट करता है? तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका डीएनएस होगा। डीएनएस की फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, जो कि यूआरएल्स को यूआरएल और डोमेन नेम्स को किसमें, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। और आईपी और मैक में भी कन्फ्यूजन होता है काफ़ी लोगों को, आईपी और मैक दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और आईपी जो होता है वो इंटरनेट के ऊपर में आपकी डिवाइस की एक यूनिक एड्रेस होती है। ध्यान से सुनेंगे, इंटरनेट के ऊपर में जो आपकी डिवाइस की यूनिकनेस है वो आईपी एड्रेस से पता चलती है। वहीं जो आपकी सिस्टम है, आपकी जो डिवाइस है, उसकी जो यूनिक एड्रेस होती है उसको मैक बोलते हैं, मैक एड्रेस। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच व्हाट फैसिलिटेट यू टू एक्सेस ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, ईमेल को कहीं से भी एक्सेस करने के लिए क्या फैसिलिटेट करता है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो सही आंसर इसका वेब मेल इंटरफेस होगा। यानी आप इंटरनेट, जस्ट आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, इसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपना वेब मेल का इंटरफेस ओपन करेंगे और कोई भी ईमेल जो है आप अपना ईमेल अकाउंट लॉगिन करके आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें। मैसेज बोर्ड तो कुछ होता नहीं है। उसके बाद आपका वेब लॉग है। वेब लॉग, ये आप बस नाम आपको पढ़ने में कन्फ्यूजिंग लग रहा हो, कुछ नहीं, ये ब्लॉग है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन अपना स्टोर करते हैं इंटरनेट के ऊपर में, जिसको हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो टेक्स्ट की फॉर्म में भी जो ब्लॉगिंग होती है उसको वेब ब्लॉग बोलते हैं, और जो वीडियोज़ की फॉर्म में होते हैं उसको हम वी लॉग्स बोलते हैं ना, वीडियो वाली ब्लॉग्स। उसके बाद फोरम है, तो फोरम क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। सॉफ्टवेयर तो इसमें यूज़ की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फोरम क्या है, प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑनलाइन डिस्कशन साइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेटा हायरार्की फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। डेटा हायरार्की को आपको अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की ओर। तो ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। सबसे छोटा जो आपका डेटा यूनिट होता है वो कौन सा होता है, बिट। बिट से बड़ा कौन सा होता है, बाइट। बाइट के बाद आपका केबी होगा, केबी से बड़ा फिर एमबी होगा, एमबी से बड़ा गीगाबाइट होगा, गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट होगा, और टेराबाइट से बड़ा फिर पेटाबाइट होगा। तो सबसे बड़ा, इस तरीके से ये ऑप्शन ए जो है आपका वो सही फॉर्म में अरेंज्ड है। तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, जो कि आपका डेटा स्टोरेज और रिटेंशन आफ्टर पावर लॉस इज रेफर टू एज। ठीक है, डेटा स्टोरेज और रिटेंशन। ठीक है, आफ्टर पावर लॉस, जैसे मतलब आपने कोई पीसी ऑन कर रखा है, उसमें अगर पावर लॉस हो जाए, यानी डेटा मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो आपके जो डेटा हैं वो स्टोर रहें उसी के अंदर, वो डेटा वेनिस ऑफ ना हो, और डाटा आप रिटेन कर पाओ। तो इस तरह का जो डेटा रिटेंशन होता है वो किस तरह की मेमोरीज में होता है? तो इसका सही आंसर नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज होंगे। क्या आंसर होगा, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज जो होते हैं उसमें डेटा आपका लॉस नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल आपके जो सेकेंडरी डिवाइसेज होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज, वो सारे इसके अंदर अंतर्गत आते हैं, जैसे एसएसडी हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क हो गया आपके, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी नॉन वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। पेन ड्राइव हो गया आपका। और वहीं वॉलेटाइल स्टोरेज की बात करें तो रैम और कैश मेमोरी आपकी वॉलेटाइल होती है। अगर इसमें पावर लॉस हो जाए तो आपका डेटा भी लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, जो कि आपका क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम,
वीडियो एडिटिंग, डाटाबेस प्रोग्राम्स आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट। ये सारे एग्जांपल्स किस चीज़ के हैं? तो ये सारे एग्जांपल्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। जब मैंने पिछले वीडियोस में आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया तो एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर की पूरी डिटेल बताई थी कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या कुछ होता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर होने वाला है। ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटो एडिटिंग, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। वेयर इज रैम लोकेटेड? ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा गया है कि रैम कहाँ पर लोकेटेड होता है? तो रैम आपका मदरबोर्ड में लोकेटेड होता है। सही आंसर क्या होगा? रैम आपका कहाँ पे लोकेटेड होता है? मदरबोर्ड में लोकेटेड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 11th। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सही आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कैश ट्री? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कैश ट्री के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो देखिए, कैश ट्री इज एन इंटर बैंक नेटवर्क इन इंडिया फाउंडेड बाई 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, भारत के 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका ही एक यूनियन है, नेटवर्क है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैश ट्री के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, वो 5 बैंक कौन से हैं? तो सिंडिकेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। ये पांचों बैंक का जो एक साथ कोलैबोरेटिव है, वो क्या है? एटीएम नेटवर्क्स के लिए बनाया गया है ये, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कैश ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एटीएम का फुल फॉर्म भी अभी यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो कैश ट्री क्या है यहाँ पर? कैश ट्री इज अ इंटर बैंक नेटवर्क इन इंडिया फाउंडेड बाई 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। को 5 पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से है? तो आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। व्हाट इज द नेम ऑफ एआई टूल डेवलप्ड बाय गूगल? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आजकल काफी यूज में भी है, चर्चा में है। गूगल के द्वारा जो एआई बनाया गया है उसका नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, उसका नाम है आपका जेमिनाई। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? जेमिनाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द टाइम नीडेड बाय ईच डिवाइस ऑन अ नेटवर्क टू होल्ड द मैसेज बिफोर प्रोसेसिंग कॉल्ड एज? ठीक है, तो व्हाट इज द टाइम नीडेड बाय ईच डिवाइस ऑन अ नेटवर्क टू होल्ड द मैसेज बिफोर प्रोसेसिंग? ठीक है, प्रोसेसिंग से पहले जो टाइम नीडेड होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? क्यूइंग टाइम होगा। तो बाकी भी ऑप्शन है, उनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे प्रोपगेशन टाइम। प्रोपगेशन टाइम का मतलब होता है टाइम टेकन फॉर अ सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, सेंडर से रिसीवर के पास जाने के बीच में जो समय लगता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्नल का सेंडर से रिसीवर के पास जाने का जो समय होता है उसको हम प्रोपगेशन टाइम से के नाम से जानते हैं। ट्रांसमिशन टाइम होता है टाइम टेकन टू सेंड डेटा। किसी भी डेटा को सेंड करने में टोटल कितना वक्त लगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन टाइम के नाम से। और जिटर मतलब क्या होता है? टाइम डिले। टोटल टाइम डिले जो होता है आपका ट्रांसमिशन में, उसको हम जिटर के नाम से जानते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। विच ऑफ दीज हार्डवेयर डिवाइसेज इज यूज टू परफॉर्म ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट? जो आपका ट्रैफिक डायरेक्टिंग का काम होता है वो कौन करता है? तो राउटर करता है। कौन करता है? राउटर करता है। और राउटर एक नेटवर्क लेयर के अंदर में आता है। जो ओएसआई मॉडल है, जिसके अंदर में टोटल 7 लेयर्स हैं आपके, उसमें आपका राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर के अंदर में आता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। डैश इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट मैक्रो इन एमएस एक्सेल? मैक्रो एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कॉम्प्लिकेटेड, बोरिंग, रेपिटेटिव टास्क, इन सभी को हम हटाने के लिए एक प्रोग्राम लिख देते हैं, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है एमएस वर्ड के अंदर में। तो सही आंसर इसका विजुअल बेसिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड भीम एप्लीकेशन? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भीम एप्लीकेशन किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पे आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो देखिए, यहाँ पर भीम एप्लीकेशन को जो डेवलप किया था वो एनपीसीआई ने किया था। ठीक है, एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इन्होंने ये भीम एप्लीकेशन बनाया था। ठीक है, दिसंबर 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ठीक है, तो एनपीसीआई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजुकेशनल सॉफ्टवेयर? आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो देखिए, मैटलैब इसका सही आंसर होगा। मैटलैब्स को साइंटिस्ट और इंजीनियर्स लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपकी प्रोग्रामिंग की जाती है, जिसमें आप एरे और मैट्रिसेस के साथ डील करते हैं। तो इस तरह की जो ये सॉफ्टवेयर है मैटलैब, ये सही आंसर हो जाएगा। ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एरे और मैट्रिसेस से रिलेटेड इसमें आपकी प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, चलिए, और बाकी जो चीज़ें हैं वो इसका सही आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रेजेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अभी के समय में इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा एरावत। देखिए, क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। अभी के टाइम पे सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो एरावत इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि जून 2023 तक का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपका एरावत सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, जो कि वर्ल्ड में 75 नंबर पे आता है। वहीं पहले कौन सा था? तो पहले आपका परम सिद्धि था। काफ़ी लोगों ने परम सिद्धि लगाया होगा। ठीक है, जो कि दिसंबर 2020 में सबसे फास्टेस्ट था, लेकिन बाद में ये चेंज हो गया। और अभी के टाइम पे जो लेटेस्ट है उसमें सबसे एरावत जो है सबसे फास्ट है। बाकी प्रत्युष वगैरह ये सब पुराना है, और परम गंगा ये सब पुराने सॉफ्टवेयर सुपर कंप्यूटर्स है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए? सही आंसर इसका होगा आपका एरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। टेलनेट इज़ अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो टेलनेट क्या है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, जिसमें आप क्या करते हैं? टर्मिनल टू टर्मिनल कम्युनिकेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं टेलनेट का। या रिमोट लॉगिन के लिए भी आप इसको बोल सकते हैं। कोई क्वेश्चंस में ऐसे भी आ सकता है, रिमोट लॉगिन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो टेलनेट होगा। यूज टू वर्चुअली एक्सेस अ कंप्यूटर। ठीक है, वर्चुअली यानी नेटवर्क के ऊपर में अगर आपको एक्सेस करना है, वर्चुअली एक्सेस अ कंप्यूटर एंड प्रोवाइड अ टू वे
कोलैबोरेटिव एंड टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन टू मशीन्स, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे होता है ये भी ध्यान में रखेंगे। ओएसआई मॉडल अभी हमने आपको चर्चा किया था, ओएसआई मॉडल में जितने भी लेयर्स होते हैं उसमें ये एप्लीकेशन लेयर पे आपका ये वर्क करता है टेलनेट, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, टेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलनेट इज अ टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिन्हें आज हमने आपके साथ डिस्कस किया और इनसे जुड़े हुए जितने भी सवाल बन सकते थे उनके बारे में आपको डिटेल्स बताई। थैंक यू सो मच।